Monday method students. Today we will study about the action of metals with other metallic salts. मेटल जो है बाकी मेटेलिक साल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे पास क्या है आयरन. व्हेन वी पुट इट इन कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तो हम साथ में ही कॉपर सल्फेट के साथ हम एक्वस लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि हमने कॉपर सल्फेट का क्या लिया है, सोल्यूशन लिया है. कि सॉलिड कॉपर सल्फेट नहीं लिया. कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर अगर हम आयरन के फ्लेक्स डालेंगे तो आपको पता है आयरन की ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा और क्या बन जाएगा, कॉपर अलग से हो जाएगा. तो ये आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. जो ग्रे कलर का आयरन था वो कॉपर के डिपॉजिट होने से रेडिश ब्राउन हो जाएगा. कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन. ये क्या है, आयरन सल्फेट. और ये क्या है, कॉपर सल्फेट. इसका कलर क्या होता है, ब्लू. आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू. तो हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में आयरन डाला, आयरन ग्रे कलर का है. तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, वो सोल्यूशन ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया. और जो ग्रे कलर के आयरन के पीसीज है वो क्या हो गए, रेडिश ब्राउन. तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है. किस टाइप की ये रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने पहले भी किया हुआ है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स साल्ट. तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्टिव की सीरी है. इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती है. मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. कि जो मेटल अपर पार्ट में है वो लोअर पार्ट वाले को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं. इस तरह से हम और भी कई रिएक्शन हम देख सकते हैं. सपोज मैं लेती हूँ जिंक सल्फेट, इसमें हम क्या डालते हैं, आयरन. अब आप देखो जिंक और आयरन, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो आप बताओ क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो यहाँ पे ये हमें पता चल जाएगा. सपोज हम लेते हैं जिंक सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम. अब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन डिस्प्लेस जिंक. तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट. और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक. नाउ वी कैन बैलेंस इट. तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. तो इस तरह से ये आपको पता चल गया कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव वाले को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है. तो ये रिएक्शन हमें मेटलर्जी में भी बहुत काम आती है. तो आपको तो इस तरह से हम इसको मेटलर्जी में भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, उसमें हमने क्या डाला, कॉपर. अब देखो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. तो ये सिल्वर को उसके कंपाउंड में से ऑब्टेन करने का एक मेथड है कि हम सिल्वर को कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. तो हम उसमें क्या डाल देंगे, कॉपर. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो उसके हमें सिल्वर होती है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ सिल्वर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. तो इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं. अब इस तरह से अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि जिंक सल्फेट प्लस आयरन ये रिएक्ट नहीं करता. अगर हम कर ले आयरन सल्फेट प्लस जिंक, तो इट विल रिएक्ट. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन. तो इस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल है. अगर मान लो ये क्वेश्चन आते हैं कि हम जिंक के कंटेनर में आयरन सल्फेट नहीं रख सकते, जिंक के कंटेनर में आयरन सल्फेट को नहीं रख सकते क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी और उसमें क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे. पर हम आयरन के कंटेनर में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं क्योंकि उसमें रिएक्शन नहीं होगी.
तो इससे हमें रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमें पता चल जाएगी कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या कौन सी नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा जो मेटल्स हैं वो अदर मेटेलिक साल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो मेटेलिक साल्ट है वो क्या लेने हैं, एक्वस सोल्यूशन में जब होंगे तभी वो रिएक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे। सभी साल्ट के साथ आपने एक्वस जरूर लिखना है, क्योंकि ये इन देयर सोल्यूशन भी ये क्या कर पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप रिएक्शन है, आपको पता ही है रिएक्टिविटी सीरीज से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद अब हमने करना है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद metals react with non-metals. How do metals react with non-metals? मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटल्स? विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज करें और क्या बनाए, पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर नॉन मेटल्स? गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायंस, सॉरी कैटायंस, और इन्हें क्या कहते हैं? एनायंस। तो अब हम देखते हैं, जैसे सपोज सोडियम, सोडियम के क्या है एटॉमिक नंबर 11, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 281। इधर हम लेते हैं क्लोरीन। सोडियम इज ए मेटल, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसे हम मेटल कहते हैं। इस 17 क्लोरीन का एंड 287, उनको हम कैसे शो करते हैं? सपोज ये है सोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। देयर इज क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करना है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी ये जो है दोनों शेल क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? लूज करना चाहता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, ये 7 लूज तो नहीं करेगा, इसलिए 1 गेन करके ये अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? लूज, और ये क्या करना चाहता है? गेन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको हैंड ओवर कर देगा। तो ये सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? 1 पॉजिटिव। अब क्लोरीन के पास कितने हो गए? 8, 7 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, और ये 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन। सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड नेगेटिव आयन, तो ये क्या बना देंगे? सोडियम क्लोराइड। तो ये साल्ट बन जाएगा, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बनने की वजह से ये बॉन्ड बना है इनका, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स में इनकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन, इनकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये गेन करते हैं, तो दोनों के आपस में आयंस बनके ये जो है आयनिक बॉन्ड बना। सिमिलरली हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 282, और ऑक्सीजन की क्या बनेगी? 26। अब ये मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? गेन करने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे, और मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके शिफ्ट हो गए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं,
और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बने हैं, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और ये भी आयनिक बॉन्ड बने हैं। ये आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आप सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से आप और भी इस तरह से आप आयनिक बॉन्ड कैसे इनके आपस में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है यू कैन ट्राई। कैसे सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन गेन करता है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से और भी आप मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हो। तो इस तरह से इनको भी आप ट्राई कर सकते हो कि हाउ आर दे फॉर्म। इसके बाद अब हमने करना है जो ये कौन से बॉन्ड बने हैं, आयनिक बॉन्ड। अब हमने करना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्या प्रॉपर्टीज जिनके बीच में ये जो मतलब एलिमेंट्स के बीच में आयनिक का मतलब बॉन्ड बनता है, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी आपके सामने कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं। कौन से बॉन्ड बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड होते हैं और जब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों सॉलिड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसमें जो है एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दूसरा क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, सोल्युबल इन वाटर। वाटर में ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर एक ऐसा लिक्विड है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, जो इसको आयंस में ब्रेक कर देता है, जो इसको क्या कर देता है, आयंस में ब्रेक कर देता है। जब इसको हम वाटर में डालते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड जब हम लिखेंगे एक्वस, तो इसके सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे वाटर की वजह से। तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल हैं, पर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। लाइक अल्कोहल, कैल्शियम। अब आपको ये भी पता चल गया। अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये वाटर में आकर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जब वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इसकी जरूरत होती है चार्ज पार्टिकल की। जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो दे कन्वर्ट इनटू चार्ज पार्टिकल। सो जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The fourth property is ionic
can conduct electricity in aqueous form or molten form आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अलग अलग नहीं है। जब हम इसको पानी में डाल देंगे तब ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा और ये जो आयंस हैं, जो चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जब मोल्टन फॉर्म, जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो भी सोडियम और क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट क्या है, दे आर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। द थर्ड इज दे कैन सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि इनका वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है और वो इसको आयंस में ब्रेक कर देते हैं। और द फोर्थ वन इज आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में वो क्यों नहीं करते। तो आप बता दोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो एक्वस स्टेट में और मोल्टन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड चार्ज पार्टिकल रिलीज कर देते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।